आज तो कल हम लोगों ने देखा था कि हमने 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अच्छे तरीके से हमने देख लिया था। उसकी अमेंडमेंट्स हमने देख ली थी। उससे पहले हमने जिक्र किया था कि हमारे पास दो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। एक हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है। तो आज हम थोड़ा सा इनमें कंपैरिजन देखेंगे। जो 1956 का ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, यानी हमारे पास कौन सी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कौन से हैं। फिर 1956 का, 1962 का और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हम इनको कंपेयर करेंगे। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक 26 अमेंडमेंट के साथ हमारे पास इन इफेक्ट है। थ्री जो है अमेंडमेंट्स जो हैं वो पास नहीं हुई थी, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनी। 23 अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं अब तक। अच्छा, पहला हमारे पास प्रिंसिपल है कि इन्फोर्स कब हुआ। तो जो पहला है वो 23 मार्च 1956 को हुआ है। द सेकेंड वन इज ऑन 8 जून 1962, और ये 69 तक रहा है एब्रोगेट होने से पहले तक। और जो थर्ड है हमारे पास 1973 का, 14 अगस्त से जो है 1973 से अभी तक हमारे पास इन इफेक्ट है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ नंबर्स, आर्टिकल के नंबर्स हैं, जिन जो डिफरेंट, हर आर्टिकल जो है वो डिफरेंट प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जब बात की गई है तो वही डिफरेंट आर्टिकल है, फिर उसके आगे फर्दर आर्टिकल के चैप्टर्स हैं, क्लॉजेस हैं। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 234 आर्टिकल्स थे। 1962 में 250 आर्टिकल्स हैं, और 1973 में 280 आर्टिकल्स हैं। यानी आप पहले में देखिए 234 आर्टिकल्स, हमारा जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन रहा है उसमें 250, और थर्ड में 280 है। हमने कल रेफरेंडम की बात की थी कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम ये है, कोई भी जो है आपका एग्जेक्टिव अगर आपकी आवाम से डायरेक्टली ये बात कंसेंसस ले कि क्या वो जो पावर ऑफ पोजीशन है अपनी उसको कंटिन्यू रखे, तो हम उसको जो है रेफरेंडम कहते हैं। ये किसी भी पॉइंट पे अवामी हिमायत या अवामी जो है उनको इंसाइट चाहिए, या उनसे कोई बात पूछना चाह रहे हैं या किसी चीज की हिमायत लेना चाह रहे हैं, तो उसको हम रेफरेंडम जो है उसके थ्रू डायरेक्टली आप जनरल पॉपुलेशन से लेते हैं। तो 1956 का जो आइन था उसमें जो है नो प्रोविजन, यानी कोई भी जो है रेफरेंडम नहीं करा सकता था। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई। हमने देखा था कि जो पावर है वो 1962 के उसमें प्रेसिडेंट के पास थी। फिर हमारे पास 1973 में जो सिस्टम बना वो सेमी पार्लियामेंट्री था। हमारे पास अमेंडमेंट्स हुई, पहले प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई, फिर स्ट्रिप की गई, फिर दी गई, फिर यूनिलैटरली खत्म ही कर दी गई कुछ पावर्स जो थी। इसी तरीके से रेफरेंडम जो है उसकी प्रोविजन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में है, और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसकी प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को है। यानी दोनों जो है वो डायरेक्टली अपनी आवाम से या जनरल पॉपुलेशन से जो है वह रेफरेंडम किसी भी हवाले से किसी भी डिसीजन के लिए करा सकते हैं। फिर इसके पास हमने था कि हमारा सिस्टम कौन सा है। तो 1956 में पार्लियामेंट्री था, कि नहीं, जो आपकी पार्लियामान है, जो आपकी असेंबलीज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। फिर 1962 में देखा हमने कि प्रेसिडेंशियल हो गया, यानी प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर थी, आपके हाउसेस के पास इतनी पावर नहीं थी। फिर आपने 1973 का जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो उसमें जो है दोबारा से पार्लियामेंट को जो है वो पावर्स दे दी गई हैं, और बीच में एक दफा सेमी पार्लियामेंट्री भी हो गया था। जब अमेंडमेंट्स हमारे पास आई थी, सेवन्थ की एट्थ अमेंडमेंट में सेमी पार्लियामेंट्री हो गया था। तो अब जो है वो पार्लियामेंट्री हो गया दोबारा से, जब 18th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं और प्रोविंसेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो फिर आपका जो है वो पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम है वो दोबारा से रीइंफोर्स हो गया है। फिर हमने हाउसेस की बात की थी कल, यूनिकैमरल बाई कैमरल की, जिसमें एक हाउस हो उसमें उसे यूनिकैमरल कहते हैं। जिसमें किसी भी सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में दो हाउसेस हों उसको हम बाई कैमरल कहते हैं।
दो हाउसेस से मुराद क्या है? लोअर हाउस और अपर हाउस। अब इन लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम है। जैसे यूएस में जो है वो कांग्रेस है, हमारे यहाँ पे हम उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। इस तरीके से हमारे पाकिस्तान में जो है वो नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, और अपर हाउस है हमारा सेनेट। सेनेट की हमने देखा था 104 सीट्स हैं, और जो हमारा नेशनल असेंबली है उसकी 342 सीट्स हैं। फिर हमने उसका ब्रेक डाउन भी किया था, आपको याद होगा। तो हमारे पास दो हाउसेस जो है वो करंटली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो हाउसेस थे, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक हाउस था। फिर हमारे पास इलेक्शंस, हमें आपको याद होगा कि 1970 का जनरल इलेक्शंस हैं, वो पहले जनरल इलेक्शंस हमारे पास हुए हैं। तो उससे पहले जो इलेक्शंस थे वो जनरल इलेक्शंस नहीं थे। 1956 के डायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन ये जनरल इलेक्शंस नहीं थे। 1962 के हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, और 1973 में जो इलेक्शंस हमारे पास हुए हैं, इलेक्शन से मुराद में ये बात करी है जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शंस की जो प्रोसीजर है हमने कल पढ़ा था, वो यही है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इलेक्शंस को इन्फोर्स किया गया था। हमारे यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि उसी तरह इलेक्शंस किए गए हों, क्योंकि हमारे पास मिलिट्री जो मार्शल लॉज हैं वो बहुत आए हैं। हमारे पास हमारी इसके बाद सिविल जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो आई। तो उसमें अपने हिसाब से जो है वो जब आप सस्पेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर आप मार्शल लॉ में, तो फिर आप जिस तरीके से मर्जी गवर्नमेंट को रन कर रहे हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो लेकिन जो हमारे पास शिकें हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो फिर 1956 में डायरेक्ट इलेक्शंस की थी, 1962 में इनडायरेक्ट की थी, और 1973 के इलेक्शंस में ये फिर डायरेक्ट हो गई हैं। फिर हमारे पास एट्थ प्रिंसिपल है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, यानी जो आपकी जुडिशरी है। हमने तीन ब्रांचेस कल पढ़ी थी, उसमें आपका जो है पहला आपका थे बाइकैमरल या यूनिकैमरल आपका सिस्टम। दूसरा हमारे पास था एग्जेक्टिव पावर किसके पास है, यानी पीएम या प्रेसिडेंट के पास। और तीसरा हमारे पास जो था वो एपेक्स कोर्ट थे। एपेक्स कोर्ट वो जिस कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर हो। फिर हमने पूछा हुआ है इसमें प्रिंसिपल में कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या इस तरह की कोई काउंसिल थी, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन था? तो 1956 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। 1962 टू 1969 में जो हमारे पास रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है। 1956 में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1962 टू 1969 में हमने जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्फोर्स किया आगे कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। उसके बाद हमारे पास 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जिसमें जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमारे पास बनी है 1962 टू 1969 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अपहोल्ड किया गया है। फिर हमारे पास इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, यानी हमारी जो, क्योंकि हम ना हमारा जो कंट्री है दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट हमारे पास है। इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट में जाहिर बात है इस्लाम का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा रहा होगा। हमने अपनी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी ऐसी लॉ या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जाएगी जो इस्लाम की रूह से मुनाफी हो, यानी इस्लाम की किसी भी बेसिक प्रिंसिपल को जो है वो डिस्टर्ब करती हो या उसके अगेंस्ट हो। हम कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिस्सा आप शामिल नहीं कर सकते। तो 1956 का आइन में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था? हमारे पास उस टाइम के अंदर 1948 में ये हमारे पास फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस और ये वो आती रही हैं, लेकिन फिर लियाकत अली खान की डेथ हो गई। फिर हमारे पास जो है वो बोगरा जो है वो हैं, उनका फॉर्मूला हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मोहम्मद अली खान जो है, उन्होंने आके मतलब उस टाइम के ऊपर हमारा कोई जो एक किसी किस्म का सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, नेसेंट हमारे पास स्टेट थी।
तो उस वक्त इस्लामिक इंस्टीट्यूशन कोई भी इन इफेक्ट नहीं था। 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, अयूब खान जो है हमारे प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर एडवाइस करने के लिए एक पूरी काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें जाहिर बात है आपके जो है वो इस्लामिक जो है क्लरिक्स और आपके जो मुफ्ती हजरात, इनको जो है वो शामिल किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान की रनिंग के हवाले से कोई अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे कि इस पे इस्लामिक रूलिंग क्या है, तो ये या काउंसिल आपको प्रोवाइड करेगी। और ये अयूब खान के जो है इन्होंने इस्टेब्लिश की है। फिर 1973 के जो आइन है, इसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको जो है वो उसका हिरारकी और उसकी थोड़ी सी वर्किंग को चेंज करके फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बना दी गई है। फिर हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है। 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास उर्दू और बंगाली, ये दोनों जो हैं वो हमारे पास नेशनल लैंग्वेजेस रही हैं। 1970 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ है, सॉरी 1972 में, 1971 की वॉर के बाद, तो उसके बाद जाहिर बात है ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। जब आपके आपके पास एक पार्टी अलग हो गया और मेजोरिटी जहाँ लैंग्वेज ये बोली जाती थी वो वही वाला पोर्शन था। वेस्ट पाकिस्तान में तो बंगाली बस उन लोगों को ही आती थी जो ईस्ट पाकिस्तान में या सर्व करते रहे हैं या रहते रहे हैं या फिर इधर मूव कर गए, मतलब इस तरह से तो लोगों को आती थी, लेकिन एक एज अ रीजनल, बड़ी रीजनल लैंग्वेज नहीं रही थी। तो हमने 1973 में इसे, उर्दू को जो है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया। आपको याद होगा जो हमारी पहली अमेंडमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन की है वो ये है कि जितने भी रेफरेंसेस हैं ईस्ट पाकिस्तान के वो हटा दिए गए, और जो हमारी बाउंड्रीज थी उनको जो है वो रीएडजस्ट किया गया, क्योंकि हर का हमारा हिस्सा खत्म हो गया था। तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके अलावा जितने भी हमारे प्रीवियसली जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें जहाँ जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान का नाम था, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट एरियाज थे, उनको वहां से हटा दिया गया। तो इसी तरीके से बंगाली को भी आपकी एज अ नेशनल लैंग्वेज खत्म कर दिया गया। फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ सिस्टम, हमारे पास कौन कौन से सिस्टम उस वक्त इन वर्किंग थे। 1956 में फेडरल था, प्रोविंशियल था और कॉन्करेंट था। मतलब फेडरल भी था, प्रोविंशियल, मतलब फेडरल जो है फेडरेशन आपकी स्ट्रांग थी। फेडरेशन आपको मैंने बताया था, फेडरेशन बेसिकली होती है डिफरेंट स्टेट्स मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं, ठीक है, जो इसको हम सेंटर भी कहते हैं, जिसके पास पावर्स होती हैं। अब हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास, हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, और अगर हमारे पास प्रेसिडेंशियल या एग्जेक्टिव सिस्टम है तो हमारा जो है वो सेंटर स्ट्रांग होगा। हमने देखा था 18 अमेंडमेंट के बाद जो है हमारे प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स दे दी गई थी, तो हमारा जो है वो प्रोविंशियल सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था। तो हमारे पास 1956 में फेडरल, प्रोविंशियल कॉन्करेंट सिस्टम था, यानी इन दोनों का आपस में जो एक फाइन, इनमें लाइंस थी जो थी वो ब्लर्ड थी, कोई इतना ज्यादा श्योर नहीं थे कि किसके पास किस तरह की पावर्स होनी चाहिए। कि सारी बात है, फिर वही बात है कि आपका बहुत नेसेंट सा कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद बना है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई है पहले, फिर उसके बाद उसमें बोगरा फॉर्मूला में चेंजेस की गई हैं। उसके बाद फिर कहीं जाके आपका 56 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स किया गया है। तो उसमें जो है सारी बात एक्सपेरिमेंटेशन थी, हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो है वो, जो हमारे पास प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसको लिया। कुछ हमने अपने हिसाब से चेंजेस किए, उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी डाली। तो थोड़े से उसमें हमारे पास शुरू में जो थोड़े से इश्यूज थे, वो फिर जब हमने 1962 का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें हमने सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल रख दिया। फेडरल और प्रोविंशियल में क्या है कि हमारे पास जो फेडरेशन है आपकी वो स्ट्रांग है, और जो आपके प्रोविंसेस हैं उनको भी इक्वल पावर्स दी गई हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया कि फेडरल सिस्टम होगा, फेडरेशन होगी। उस वक्त आपको जो है आपका सेंटर स्ट्रांग होगा, आपके प्रोविंस इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। लेकिन फिर हमारे पास अमेंडमेंट्स के हिसाब से जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेके कभी सेमी पार्लियामेंट्री हो गया, यहाँ की पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल जो है आपकी प्रोविंस से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, कभी आपका जो है वो सेंटर स्ट्रांग हो गया है।
तो ये जो भी, लेकिन फिलहाल जो है हमारे 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रोविंसेस के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है एज कम्पेयर टू सेंटर। आपने देखा होगा आपके हर प्रोविंस लेवल के ऊपर आपके अपने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर तरह का डिपार्टमेंट आपका प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहा है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे आपके एफआईए है, आपकी नैब है, आपके जो जुडिशरी है, इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इंस्टीट्यूशन है वो जो है भी फेडरेशन में ही स्ट्रांग है। फिर आप रिस्पेक्टिवली जब आते जाते हैं नीचे तो फिर उनका प्रोविंसेस में भी आपको इफेक्ट नजर आता है। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि आपको जो बुनियादी हकूक एज अ सिटीजन आपको जो बुनियादी हकूक देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन कौन से हैं। अब 1956 के जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रीजनेबल आपको जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे। फंडामेंटल राइट्स जैसे आपको रहने की, रिहाइश का, सिटीजनशिप जो है वो हासिल करने का, पढ़ाई तालीम, नौकरी, इस तरह के सारे मौके मिलने की जो आपके राइट्स है उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वो रीजनेबली हद तक दिए गए थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1962 टू 1969 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी रीजनेबल थे। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें परमानेंट हो गए हैं। यानी जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो कोई आपसे नहीं ले सकता। एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपके कुछ बेसिक राइट्स हैं जिसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है कि आप आजाद, आपके पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आ जाती है। उसके अलावा आप वोट अपनी मर्जी से कास्ट कर सकते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना सकते हैं। हर इंसान के पास तालीम हासिल करने की इक्वल जो है मौके होंगे। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपके पास आप माइनॉरिटीज और इधर उधर की आपका कोई कोटा सिस्टम नहीं है। आप आराम से जो है वो, इफ यू हैव द मेरिट, तो आप आराम से वहां पे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। बल्कि आपके जो है वो माइनॉरिटीज का या उनका एक स्पेसिफिक कोटा भी दिया गया है कि अगर उन्हें वैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती किसी सूरत में भी, तब भी उनको आगे आने का और तालीम हासिल करने का हक अवेलेबल है। फिर हमारे पास प्रोविंशियल अथॉरिटी है कि प्रोविंसेस को कितनी अथॉरिटी दी जाएगी। तो 1956 और 1962 में रीजनेबल अथॉरिटी दी गई थी। आपको याद होगा कि हमने बताया है कि 62 में हमारे पास प्रेसिडेंशियल है सिस्टम, तो उसमें जो है आपके प्रोविंसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे, आपकी फेडरेशन ज्यादा स्ट्रांग थी। 1973 में हमारी फेडरेशन तो स्ट्रांग थी, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास ज्यादा राइट्स आ गए हमारे प्रोविंसेस के पास। एक दफा इसको फिर देख लेते हैं। हमने पहला प्रिंसिपल था कब एनफोर्स हुआ है, 56, 62 और 1973 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत दफा पूछे जाते हैं कि कौन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। तो वो 1956 में 234 है, 1962 में 250 है, 1973 में 280 है। रेफरेंडम यानी आप हुकूमत जो है वो डायरेक्ट एग्जेक्टिव डायरेक्ट आपकी जनरल पॉपुलेशन से जब किसी चीज के बारे में राय या उनका जो है वो डिसीजन चाहता है तो रेफरेंडम जो है कंडक्ट किया जा सकता है। 56 में कोई प्रोविजन नहीं, 62 में जो प्रेसिडेंट को दी गई पावर, की सारी बात है प्रेसिडेंशियल हमारे पास उस वक्त सिस्टम था। और 1973 में क्योंकि हमारे पास सेमी पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था, तो बोथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेफरेंडम कंडक्ट करा सकते हैं। सिस्टम हमारे पास जो है पार्लियामेंट्री 1956 में, 62 में प्रेसिडेंशियल और 73 में फिर पार्लियामेंट्री हो गया था। अब हमारे पास प्रिंसिपल में हाउसेस कौन से हैं? 56 में हमारे पास यूनिकैमरल था, 62 में बाई कैमरल और 73 में बाई कैमरल सिस्टम था। इन दो हाउसेस थे हमारे पास, बाई कैमरल ये टू हाउसेस, यूनी यूनी मींस वन, यूनिकैमरल वन हाउस। इलेक्शंस हमारे पास 1956 में डायरेक्ट इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हवाले से। 1962 के हवाले से जितने भी इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। और 1973 में फिर हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शंस के दिए गए। लेकिन 1970 में जब 60 देखिए 69 में हमारे पास जो है ये 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट खत्म कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। तो उसमें 70 में हमारे पास पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं और 73 में हमारे पास कहा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। फिर हमारे पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात हमने की है। हमारे पास एक 56 में कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं था, 62 में स्टैब्लिश हुआ है। और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज इट इज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर दिया गया है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में।
फिर इसके बाद हमारे पास नेशनल लैंग्वेज की बात हुई है। नेशनल लैंग्वेज हमारे पास जो है वो 62 और 56 में बंगाली और उर्दू दोनों थी, क्योंकि 56 का जो है वो 56 और 62 में हमारा पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 72 में क्योंकि खत्म हो गया हमारा पार्ट, तो फिर हमने 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में आया है हमारा, तो हमने उसमें सिर्फ उर्दू कंसिडर की है। फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ सिस्टम है जिसमें फेडरल है, 56 में प्रोविंशियल और कंकरेंट है। लेकिन जब हम 62 में आते हैं तो हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल हो गया है, और 1973 में फेडरल है। फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ सिस्टम है। लिस्ट ऑफ सिस्टम हमारे हो गए हैं। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास जो है कि बुनियादी हकूक जो दिए जाते हैं किसी भी इंसान को या सिटीजन को, बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री या स्टेट, तो वो कौन से हैं जो हमें दिए गए हैं 56 में? दैट आर रीजनेबल। 62 में भी आपको रीजनेबल दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आपके 73 के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको परमानेंट कर दिया गया है, ये परमानेंटली पार्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्टली जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटी है। तो प्रोविंशियल अथॉरिटी हमारे पास 56 में रीजनेबल है। उसके बाद हमारे पास 62 में भी रीजनेबल है, और 73 में इसे परमानेंटली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, और कि ये आपको दिए ही दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल अथॉरिटी है। प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है 56 में रीजनेबल है, 62 टू 69 में भी रीजनेबल है, और 73 में सबसे ज्यादा प्रोविंशियल अथॉरिटी इस वक्त ये तीन अमेंडमेंट के बाद हमारे पास मौजूद है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। पहली हमने बात की थी, ये हमने जब हिस्ट्री ऑफ हम कर रहे थे टाइमलाइन, इसमें भी देखा होगा कि हमारे पास पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 20 जुलाई 1946 को बनी थी। ठीक है। और इसे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 94 में जो है वो डिसमिस कर दिया था। अब 56 में हमारे पास पहला इंस्टीट्यूशन आया है, सॉरी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया है। 47 में जो है हमारे पास पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनी है, और फिर जो है हमारे पास वो ट्रांसफर हुई है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो है 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इनको एब्रोगेट कर दिया, हमारी जो असेंबली डिसॉल्व कर दी। फिर पहला सेशन जो हमारे पास हम जिक्र कर रहे थे कि वो 10 अगस्त 1947 को हुआ है। और इसको जो है जगन्नाथ मंडल जे नाथ मंडल जो है हमारे लॉ मिनिस्टर उस टाइम पे थे, तो उन्होंने जो है ना कंडक्ट कराया था, प्रिजाइड ओवर कराया था। इसके बाद हमारे पास उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट, आपको याद होगा, 69 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद हमने इसको इंक्रीज किया था, इसमें हमने जो है वो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी डाल के इसको 79 तक किया है। फिर उसमें मुस्लिम लीग की 60 सीट्स थी आउट ऑफ 79 सीट्स। तो जो 79 सीट्स में से जो 60 सीट्स वो मुस्लिम लीग की थी, बाकी पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस की थी उस वक्त। अब ये पूछा जा सकता है कि जो आपको 69 सीट्स थी, जो इनिशियल सीट्स थी, उसमें से या जो है वो कितनी आपके पास पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के पास है, कितनी मुस्लिम लीग के पास थी। फिर जब हमने सीट्स बढ़ाई हैं तो उसमें 11 सीट जो है वो पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के पास थी, और मुस्लिम लीग के पास जो है वो 60 थी। कायद आजम ने फर्स्ट टाइम एड्रेस किया है 11 अगस्त 1947 को एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी आपकी जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है 1947 20 जुलाई को, उसके पहले प्रेसिडेंट जो है वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उन्होंने 11 अगस्त को इनको एड्रेस किया है। फिर लियाकत अली खान ने जो है 7 मार्च, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, 7 मार्च 1949 है ये। ठीक है। तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई है, और 5 दिन बाद 12 मार्च जो है 1949 को ये पास हो गई है, और ये जो है हमारी बेसिस है बनी है 1960 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की।
हमने देखा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो है उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन 50 में जब उनकी जो है वो लियाकत अली खान की शहादत हुई है, तो उसके बाद से फिर हमारे पास थोड़ा सा हैफेजर्ड सी भी चीजें नहीं हैं। और फिर 56 में फाइनली जाके हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पूछे जाता है कि कितने फीचर्स है, तो वो 13 फीचर्स हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जो आगे फिर आर्टिकल्स और उसमें कन्वर्ट हुए हैं। फिर जब 1949 में ख्वाजा निजामुद्दीन जो हमारे थे, उन्होंने स्पेशलाइज कमेटी बनाई थी, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे उनको जो है वो सेटअप करेगी, उनको जो है रिफाइन करेगी कि कौन कौन से जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने चाहिए। फिर हमारे पास जो बोगरा थे, वो हमारे पीएम थे, उन्होंने फिर बोगरा फॉर्मूला दिया था 1953 में, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये 7 बेसिक फीचर्स थे जो ऐड किए गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की जो है वो रिकमेंडेशंस पे। फिर हमारे पास 24 अक्टूबर को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसको डिसॉल्व कर दिया था। तो वहां पे काम हमारा रुक गया। उसके बाद जब हमारी नई असेंबली आई है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 1956 में जो है वो स्टेब्लिश किया था। और उसके बाद इसको अयूब खान ने 1958 में डिसॉल्व कर दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, जो हमारी 56 में जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इनेक्ट किया था, वो 58 में डिसॉल्व कर दिया। अब उन्होंने नया जो है वो बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 1960 में अयूब खान ने जो है उसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 56 में, 58 में उसको जो है वो एब्रिगेट कर दिया, या एब्रोगेट कहते हैं, वो कर दिया गया। फिर 1960 में उन्होंने जो है कमेटी बनाई कि अब जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। फिर जो पहली उस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है, वो 12 अप्रैल 1961 में की है। और इसको इनेक्ट किया क्या है, कब? 8 जून 1962 को। यानी जब पहली कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को, वो थी 61 में। फिर उसमें चेंजेस करके, थोड़े से जहाँ पे उसको ट्वीक करके, उसको थोड़ा सा जो है वो टेलर करके, उसमें थोड़ी सी चीजें पॉइंट्स ऐड करके, कुछ कमी करके 62 में जो है इसको इन्फोर्स कर दिया गया। अब जो है उसके बाद 69 में, आपने देखा होगा 62 to 69 हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अयूब खान ने जो है वो पावर याया खान को हैंड ओवर की है 69 में, 25 मार्च 69 को। और मार्शल लॉ इन्फोर्स कर दिया याया खान ने। और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो सेम डे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अब 18 जो है वो 26 अमेंडमेंट्स के बाद आपके पास स्टिल इन इफेक्ट है, वो 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने देखा था कि किस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले 70 में ड्राफ्टिंग शुरू हुई है। फिर इसके बाद इस तरह कमिटीज ने जो है वो अपनी रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो वर्किंग हुई है, और हमारे पास 73 में जो है वो इनेक्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन कब आए हैं, किस तरह हैं, ये हमने देख लिया है। अब हम एक आध दिन में जो है ना वो थोड़ा सा आपके प्रेसिडेंट्स और पीएम के ऊपर भी आएंगे सारे, जरा थोड़ा सा बाकी चीजें हमारी कवर अप हो जाए, तो हम देखेंगे कि कौन सा प्रेसिडेंट रहा है, फिर उसके बाद कौन सा प्रेसिडेंट आया है। आपको याद होगा कि जो मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी 5th पार्लियामेंट है, उसने आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया था। इसमें आपके 150 मेंबर्स आउट ऑफ 155 मेंबर्स थे। उन्होंने जो ये 145, सॉरी 145 मेंबर्स आउट ऑफ 150 मेंबर्स ने इसे साइन किया था। और उसके साथ जो है ना ये हमारे पास फुल इन इफेक्ट आ गया है। ये भी पूछा जा सकता है कितने मेंबर्स थे, तो 145 मेंबर्स ने साइन किया था। 50 आउट ऑफ 150 जो है हमारे पास 5th पार्लियामेंट थी हमारी। और जुल्फिकार अली भुट्टो का जो एरा था उसमें, फिर आपने देखा होगा सिर्फ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वहां से हटा दिया गया, फिर उनको जो है शहीद कर दिया गया
उनको जो है वो पॉलिटिकल असैसिनेशन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो है उनको शहीद किया गया। तो वो उनको जो है पिंडी जेल में उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा था कि हमारे पास जिस तरह से इलेक्शंस आते हैं उस तरीके से गवर्नमेंट्स हमारे पास चेंज होती रही है। 69 तक हमारे पास पहले एक मार्शल लॉ लगा है, फिर हमारे पास जो है वो 73 में फिर हमारे पास आ गई है एक हमारी गवर्नमेंट जो है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट थी, सिविल गवर्नमेंट थी। फिर हमारे पास एक और मार्शल लॉ लगा है हमारे पास, जो लगाया है, इनेक्ट किया है परवेज मुशर्रफ ने। फिर उन्होंने मार्शल लॉ को खत्म करके वो एज ए प्रेसिडेंट जो है वो आ गए हैं। फिर उन्होंने रेफरेंडम जो है वो करवाया है, फिर उनकी टर्म बढ़ गई। मतलब इस तरह करते करते हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस तो हमारे सही रहे हैं, लेकिन उसको जो है अमेंड करके या मार्शल लॉ लगा के जब आप सस्पेंड कर देते होते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट नहीं होता। कोई भी चीज उस वक्त आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड लाइन कर देते होते हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज सच वो उस वक्त इन इफेक्ट नहीं होता। और जो जैसे लीगल फ्रेमवर्क हुआ 1960 जिसके हिसाब से फिर आगे इलेक्शन हुए हैं, वो भी जो है लीगल फ्रेमवर्क तब आपका जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर उनको किस तरह से आपके इलेक्शन जनरल कराए जाएंगे 1960 के थे, वो फिर लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज बेसिकली द होली बुक ऑफ योर स्टेट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की होली जो है वो आपकी होली बुक ऑफ स्टेट है, जिसमें जैसे कुरान में हमें जिंदगी गुजारने के, अपना बिजनेस कंडक्ट करने के, इबादात के, हमारे हकूक अल्लाह और हकूक इबाद किस तरीके से अदा करने हैं, कौन कौन से हैं, हर चीज आपको दी गई है। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो आपको बताता है कि कौन कौन से जो है आपके मैटर्स आ सकते हैं, उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है, आपके इंस्टीट्यूशंस कैसे सेटअप होंगे, पावर जो है पावर पोजीशन किसके पास होगी, उसके बाद वो जो पोजीशन है वो नीचे डेलीगेट कैसे की जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर चेक रखने के लिए कौन सी जो है वो उस पे चेक रखने के लिए कौन सी कमेटीज या कौन से चीजें बनाई जाएंगी। अब जैसे आपकी नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में अगर आपके पास पार्लियामेंट है तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए उसके अगेंस्ट आपकी ऑपोजिशन है जो उस चीज पे चेक रखती है, उनको एक कमेटी बना दी गई है। तो वो जो है अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज है या कोई भी इस तरह का बिल पास होने की कोशिश हो रही है, तो उसमें उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपके पास ऑपोजिशन अवेलेबल है। मतलब हर चीज का एक आपके पास चेक एंड बैलेंस भी मौजूद है। अगर कोई चीज गलत हो गई है या कोई जो है वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गई है, तो फिर उसमें आपको जो है वो किस तरीके की पनिशमेंट या किस तरीके के मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट टू एग्जिस्ट। लॉलेस स्टेट आपकी नहीं रह सकती। लॉलेस से मुराद ये है कि बीच में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर कैसे आएगा? जब आप जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के उसके हिसाब से हर इंसान बराबर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास है कि एवरी सिटीजन इज जो है कैरिंग इक्वल राइट्स। उसको अपनी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जो है वो अप्रोच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, और अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने की आपको पास आजादी हासिल है। ये चीजें आपको दी तो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन एक्चुअली में वो होती हैं या नहीं होती दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब आप जब एब्रोगेट कर दिया जाता है तो समझ लें आपकी कंट्री जो है वो लॉलेस हो जाती है।